इसी के साथ मैं अगले पैनल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और डॉक्टर RN गुप्ता जी CMHO हैं सरगुजा से। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए। संजय गुहे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, DEO हैं सरगुजा से। और रविंद्र सोनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, ज़िला खाद्य अधिकारी हैं सर। तो इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे और अब बात होगी स्वास्थ्य की, क्योंकि इससे पहले इंतज़ार था कि सुरक्षा व्यवस्था क्या है सरगुजा क्षेत्र में, लेकिन बड़ी देर से इंतज़ार लोगों का होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या हैं। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इसी के साथ संजय गुहे जी से भी हम बातचीत करेंगे, उनके विभाग में किस तरह के प्रयास आगे हो रहे हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसी के साथ रविंद्र सोनी जी हमारे साथ रहेंगे, ज़िला खाद्य अधिकारी हैं, और सरगुजा में किस तरह से खाद्य पदार्थों का वितरण हो रहा है, यानी कि यहाँ की उपज किस तरह से आगे बाहर जा रही है, इसको भी हम जानेंगे। ओवर टू यू तृप्ति। आप भी ज्वाइन करिए मेरे साथ में। और ये जो पैनल है वो खास इसलिए क्योंकि सरगुजा में अभी तक हमने बात की है कला, साहित्य, संस्कृति, जंगल में कैसे काम हो रहे हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा की क्या सुविधा है यहाँ पर। मैं शुरुआत करूँगी डॉक्टर RN गुप्ता जी आपसे। आप CMHO हैं सरगुजा के, क्या स्थिति है यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की, क्योंकि कई दुर्गम इलाके हैं और इसके अलावा शहर भी है, तो क्या आप लोगों की प्राथमिकताएं रहती हैं स्वास्थ्य सुविधा को लेकर? मैडम, सर्वप्रथम तो मुझे अवसर देने के लिए जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को धन्यवाद। मैडम, सरगुजा आदिवासी क्षेत्र है हमारा, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। जब छत्तीसगढ़ बना उस समय हमारे पास केवल एक मेडिकल कॉलेज था रायपुर, और आज की डेट पे मैडम हमारे पास 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 3 और 4 लगभग 10 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। सरगुजा की जहाँ तक बात कर लें, सरगुजा को 2016 में हमें मेडिकल कॉलेज मिला, फर्स्ट बैच पास आउट हुआ मैडम, और एक बड़े माने हम हर्ष के साथ कह सकते हैं कि हमारे बीच के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लोकल विधायक हैं हमारे यहाँ के, और उनके प्रयासों से हमको जैसे ही बैच फर्स्ट पास आउट हुआ उनको PG भी मिल गई मैडम। 46 डॉक्टर्स PG करके निकलेंगे, जबकि सिम्स बिलासपुर को इस्टेब्लिश हुए लगभग 15 साल हुआ, उनको 15 साल के बाद मिला, और हमें सरगुजा में पहली बार पहला बैच पास आउट हुआ 16 में, और 23 से हमको फर्स्ट बैच मिला और सेकेंड PG स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक तो एक मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि हुई मैडम। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले से चल रहा है, और पेरीफेरी में मैडम हमारे पास जो 6 PHCs हैं, उसको एक नवापारा को भी हम लोगों ने CHC बना दिया है, उससे भी उसको उन्नयन कर लिए हैं, और लगभग हमारे पास पेरीफेरी में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और HWC लगभग हमारे पास 200 के आसपास। ये HWC मतलब हेल्थ वेलनेस सेंटर है मैडम। इसके पहले हमारे पास उसको उप स्वास्थ्य केंद्र कहते थे, वहाँ पे केवल मेल और फीमेल स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहते थे। आज हम इस स्थिति में HWC को बढ़ा के 24/7 हम वहाँ पे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। वहाँ पे हमारे CHOs रहती हैं, 2 स्टाफ नर्स रहती हैं, प्लस हमारे पास कंपाउंडर्स रहते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं। और आज से पहले 2018 के पहले हार्डली मेरे ख्याल से CHC और पेरीफेरी में हार्डली 40-50 दवाइयाँ रहती थी, और आज हम 5000 की जनसंख्या में लोगों को 41 तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं। HWC जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है 3000 से 5000 के बीच में, तो वहाँ पे वो सुविधाएं दे रहे हैं हम। 6 तरह की जांचें होती हैं वहाँ पे, हीमोग्लोबिन उनका टेस्ट हो जाता है, यूरिन पावर प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाती है, सिकलिंग की टेस्ट वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ हमारे स्वास्थ्य विभाग ने इन 4-5 सालों में काम किया। निश्चित रूप से, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है सर, जब ऐसे क्षेत्रों में इतने ज़्यादा विस्तृत रूप से अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल रही हैं। हालांकि मैं इस विषय पर और चर्चा करूंगी आपसे, लेकिन अभी फ़िलहाल रविंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है, सरगुजा ज़िले में खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है?
सर्वप्रथम जीएमपी छत्तीसगढ़ को इस अवसर के लिए धन्यवाद। सरगुजा जिले में खाद्यान्न की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से संचालित हो रही है। सरगुजा जिले में पहले लगभग 450 पीडीएस शॉप थे, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ शासन उसमें हितग्राहियों की सुविधा के लिए और भी राशन दुकानों का विस्तार करते जा रहे हैं। तो अभी जितने भी पंचायत हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे पंचायत हैं जो पहुंचहीन हैं, वो सभी पंचायतों में व्यवस्था करा के लगभग अभी 514 दुकानों में राशन वितरण का काम हो रहा है। इसमें कुछ हमारे पहुंचहीन जो बरसात में पहुंचहीन हो जाते हैं, वैसे 4 दुकानें हैं यहाँ पे, वहाँ तक का भी हम लोग राशन वितरण की व्यवस्था बना के रखे हुए हैं ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त हमारी सभी दुकानें 514 हैं, वो सभी ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन के अलावा जो जहाँ पे नेटवर्क विहीन है, जहाँ नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ भी हितग्राहियों को असुविधा ना हो, इसके लिए वहाँ पे ऑफलाइन की व्यवस्था है। जी बिल्कुल। संजय गुहे जी, सरगुजा में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर क्या प्राथमिकताएं आप लोगों की, थोड़ा प्रकाश डालिए सर। सरगुजा जिले में कुल 2500 स्कूल हैं, जिसमें 1,76,000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और 8,000 शिक्षकों का अमला है। कोरोना पैंडमिक के बाद बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे साथ, क्योंकि साल भर स्कूल लगे नहीं, तो शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे पहुंच गया था। तो सबसे पहला वो था हमारे लिए चुनौती कि शिक्षक शाला में आए, तो उसके लिए हमको काफ़ी कड़े कदम उठाने पड़े और हमने एक पोर्टल डेवलप किया और उसमें स्कूल खुलते ही आधे घंटे के अंदर सबकी अटेंडेंस हमारे पास पहुंच जाती थी और जो शिक्षक समय पे नहीं आता था तो उन पे कार्रवाई की जाती थी। ऐसा 1 महीने में करने के बाद पूरे शिक्षक रेगुलर क्लास में स्कूल में आने लगे और पढ़ाई स्टार्ट हो गई। उसके बाद बच्चों का स्कूल में आने के लिए हम लोग को काफ़ी मेहनत करी। सबसे पहले हमने मध्याह्न भोजन की काफ़ी शिकायतें थी, तो मध्याह्न भोजन को अच्छा करने के लिए हमने फिर नए स्कीम किए कि मध्याह्न भोजन में हर स्कूल में जब बच्चों को जो थाली में परोसा जाता है उसकी फ़ोटो खींच के हमारे पास भेजी जाए। तो उससे ये हुआ कि मध्याह्न भोजन की स्थिति भी काफ़ी सुधर गई और बच्चे रेगुलर स्कूल आने लगे और पढ़ाई अच्छे से चालू हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इस साल हमारे 10वीं में 2 बच्चे मेरिट में आए। एक 4th पोजीशन में एक बच्चा आया अरगोती दूरस्थ अंचल क्षेत्र का, और एक स्वामी आत्मानंद की बच्ची 6th रैंक आई है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल के जिस तरह से परिणाम आए हैं, मुझे लगता है उससे बहुत से स्कूलों ने प्रेरणा ली होगी। और ख़ास तौर पर कभी भी हम जब सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो अलग धारणा होती है दिमाग में, वो धारणा तोड़ी है स्वामी आत्मानंद स्कूल ने। अभी रायपुर जिले में अंबिकापुर जिले में 16 स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 2 स्कूल जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम के हैं, 4 स्कूल जो हैं वो हिंदी माध्यम के हैं और 10 स्कूल जो हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हैं। और ये इस प्रकार 16 स्कूल संचालित हैं, जिसमें 12,000 स्टूडेंट निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षकों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 262 जो है हमने संविदा नियुक्ति की है और 117 प्रतिनियुक्ति पे उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया गया है। और अभी वर्तमान में 2 स्कूल और इसी सत्र के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिस पे कार्रवाई चल रही है। जी, और बिल्कुल उत्कृष्ट शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, और अगर संविदा में आप भर्ती भी कर रहे हैं तो रोज़गार भी दे रहे हैं। खैर, स्वास्थ्य की बात करते हैं डॉक्टर आर.एन. गुप्ता जी। आज भी सरगुजा के कुछ ऐसे दूरस्थ इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा बड़ी चुनौती हो जाती है। पहाड़ों को पार कर, नदियों को लांघ कर स्वास्थ्य कर्मचारी जाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें हमने देखी है, चाहे बस्तर हो या सरगुजा। लेकिन कई रास्ते जहाँ एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाती, क्या उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं और कितनी कमी आई है इन असुविधाओं में? मैडम, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है।
पहुंचबीन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे। अभी हम लोगों ने वहाँ पे छोटे छोटे कैंप करना शुरू किए हैं। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग झेलगी में अपने मरीज को लेके पहुँचे और वहाँ पे जहाँ पहुँच विहीन था वहाँ से लेके आए और वहाँ पे हमारी महतारी एक्सप्रेस खड़ी थी, मितानिन लेके उसको आई थी, महिला गर्भवती थी। मैडम कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे ग्रामवासी पूरे जिनको कहते हैं कि आश्रित ग्राम पारा, कुछ पारा माझा टोला ऐसे जगह 4-4 8-8 10-10 घर बना के लोग बाग रहते हैं, खास करके पहाड़ी कोरवा। वहाँ पे मैडम एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती। हमारे पास मितानिनों के द्वारा हम वो करते हैं। मितानिन हमारे पास हैं, पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वो जाते हैं, घर घर जाते हैं। मितानिनों का बहुत सहयोग है। और मैडम मैं सरगुजा ज़िले में लगभग 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और आज से 5-7 साल पहले की जो स्थितियाँ थी तो हम लोगों की आधी व्यवस्थाएं उल्टी, दस्त, मलेरिया ये सबों को क्योर करने में, ट्रीट करने में लग जाता था। लेकिन सौभाग्यवश मैं पिछले 5 वर्षों में कह सकता हूँ कि एक तो सबसे पहली चीज़ तो ODF स्कीम जो चली थी, ओपन फील्ड डेफिकेशन जो बंद हुआ, हर घर घर शौचालय बने, तो उसके चलते गैस्ट्रोएंटराइटिस, उल्टी दस्त की शिकायतें लगभग 5 वर्षों में मेरे सरगुजा ज़िले में एक भी नहीं हुई हैं, न किसी की डेथ हुई है। और रही बात लगभग डिलीवरियों की भी मैडम, जो प्रसव जो होते हैं सरगुजा ज़िले में लगभग ये 4-5 वर्षों में हम 90% अचीव कर चुके हैं कि प्रसव हमारे संस्थागत हो रहे हैं। मलेरिया की स्थिति रही बात, मलेरिया भी काफ़ी कुछ मलेरिया की डेथ्स पिछले 3-4 सालों में सरगुजा में शून्य है। तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफ़ी पहले से बेहतर हो गई हैं। कुछ सरकारों की स्कीम है, हर छोटे छोटे सेंटरों में HWC खोल दिया गया, 24/7 सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ियां हैं, महतारी एक्सप्रेस आज सरगुजा ज़िले में जो केवल प्रसव महिलाओं को लेके आने जाने की करते हैं वो लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं। तो ऐसे करके हम स्वास्थ्य व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल। और रविंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, कितने हितग्राही हैं जिनको सरगुजा में खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है और आगे उनके लिए क्या योजनाएं हैं, किस तरह से उसे पूरा किया जाएगा? सरगुजा ज़िले में लगभग 2,75,000 राशन कार्ड हैं, जिसमें लगभग 9,000 हितग्राही जो है लाभान्वित हो रहे हैं प्रति महीना। इसमें सभी हितग्राहियों का डाटा जो है वो ऑनलाइन है और वही हितग्राही ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रति महीना राशन अपना प्राप्त कर रहे हैं बहुत ही पारदर्शी तरीके से। और इसमें लगभग 90 से 95% हितग्राही जो है प्रति महीना राशन अपना उठाव करते हैं बिना कोई दिक्कत के। इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो है 2,75,000 हितग्राहियों के अलावा भी जो सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जो वहाँ के भी हितग्राही यहाँ पे सरगुजा ज़िले में निवासरत हैं, अपने का आजीविका के लिए यहाँ रहते हैं, तो वे भी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लगभग 14 से 15,000 लोग यहाँ पे राशन ग्रहण कर रहे हैं। उनको भी कोई इसमें असुविधा नहीं है। साथ ही इसमें 2,75,000 राशन कार्डों में कुछ हितग्राही ऐसे हैं जो विकलांग हैं या फिर अतिवृद्ध हैं, जिन लोग राशन दुकान तक राशन लेने नहीं आ सकते हैं। उनके लिए भी शासन के निर्देशानुसार सुविधा दिया गया है, जो अपना नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। वो नॉमिनी जो है उनके एवज में जो है राशन उठाव करता है, और यदि वो नॉमिनी नियुक्त नहीं कराना चाहता, कोई उसका विश्वसनीय आदमी नहीं है, तो हम लोग हर पंचायत में एक ट्रस्टेड पर्सन नियुक्त करके रखें शासन द्वारा। वो ट्रस्टेड पर्सन उनकी सुविधा के लिए उनका सहयोग करता है और उनका राशन वितरण में हेल्प करता है। अच्छा, तो जैसा कि सवाल मैंने उनसे किया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, तो खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भी तो थोड़ी चुनौतियां रहती होगी दुर्गम इलाकों में। राशन दुकान की उपलब्धता कितनी हो, कैसी हो, इसके लिए कैसे काम हो रहा है? इसमें जैसा कि सरगुजा ज़िले में जितनी पंचायतें हैं वो सभी पंचायतों में पीडीएस शॉप उपलब्ध हैं। साथ ही कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, उन पंचायतों में भी हम 2 दुकानें संचालित कर रहे हैं।
राशन पहुंचाने तक की बात है तो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना है द्वार प्रदाय योजना। उसमें हम जो है जो हमारे स्टोरेज सेंटर होता है, स्टोरेज सेंटर से लेकर पीडीएस दुकान तक बहुत ही पारदर्शी तरीके से हम लोग राशन वहां तक पहुंचा के देते हैं और वहां पे राशन पहुंचने के बाद हितग्राही बहुत ही सुगम तरीके से उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि उन क्षेत्रों में भी तृप्ति सुगमता से राशन तो पहुंच ही जाता है। संजय गुहे जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि शिक्षा की हम जब बात करते हैं तो बात आती है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल ने जिस तरह से सफलता हासिल की वो तो एक और है ही, लेकिन अन्य सरकारी स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? कई बार ये समस्या भी निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, उसको किस तरह से दूर किया जाएगा? अभी वर्तमान में बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों की भर्ती 12,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो हमारे जिलों को 500 व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक प्राप्त हुए हैं और ये प्राप्त होने के बाद हमारे शिक्षकों की कमी लगभग पूरी हो जाएगी और एकल शिक्षक की जो शालाएं हैं उसमें एक शिक्षक और मिल जाएंगे, तो अध्ययन अध्यापन की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, शिक्षा को लेकर एक और बात है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट, स्कूल ड्रॉप आउट, बच्चे स्कूल ना छोड़ें, इसके लिए आपने क्या बदलाव देखा है पिछले कुछ समय में? ड्रॉप आउट रेट जो है सरगुजा में काफ़ी कम है, क्योंकि स्कूल खुलने के पहले ही सीएसी और शिक्षकों के माध्यम से डोर टू डोर कांटेक्ट किया जाता है और अपनी नज़रों में है पूरा कि ये जो बच्चा नहीं आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, और हर ग्राम पंचायत में, हर ग्राम में एक एक दो ही बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, बाकी सभी बच्चे अभी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। सीएससी और शिक्षकों के माध्यम से वहाँ चिन्हांकित किया जाता है और बच्चे जो हैं कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करके शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाता है। उस शाला प्रवेश उत्सव में उसके पहले 7 दिन पूरी एक्सरसाइज की जाती है और शाला प्रवेश उत्सव में उनको शामिल किया जाता है। साल भर में होता है ये या मतलब नियमित रूप से महीने? नहीं, प्रवेश उत्सव सत्र के प्रारंभ में होता है। उस शाला प्रवेश उत्सव में हम उन सभी बच्चों को मोटिवेट करके शाला में लाते हैं और बड़े उनको आदरपूर्वक टीका लगा के और उनको स्कूल में उनका प्रवेश दिलाते हैं। तो ड्रॉप आउट की संख्या सरगुजा में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य को लेकर एक और बात मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर आर.एन. गुप्ता जी आपसे, चूँकि अंबिकापुर के विधायक, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जो इनिशिएटिव आपने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को लेकर बताया कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को मान्यता को लेकर बहुत सारी मुश्किलें थी जो सॉर्ट आउट हो गई, तो कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं जो मेडिकल कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है? इसके अलावा सीएससी, पीएससी, फिर हाट बाज़ार भी चल रहे हैं, आपके मेडिकल यूनिट, मोबाइल यूनिट भी चल रहे हैं, तो कैसे कवर कर लेते हैं आप कि हर घर तक इलाज पहुंच जाए? मैडम, जैसा आपने बोला क्या क्या सुविधाएं बढ़ी, तो एक तो कोरोना काल में एक बड़ा वो था कि वायरोलॉजी लैब, जो पहले वायरस की टेस्ट होती थी, वो हमारे सरगुजा ज़िला को मिला। एक तो पहला तो वायरोलॉजी लैब मिला, जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। और आपका क्वेश्चन क्या था मैम, प्लीज़? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि सुविधाएं कितनी और आधुनिक सुविधाएं कितनी हैं, कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स कितने बढ़े, यहाँ पे इलाज कितना संभव हो पा रहा है ताकि दूर इलाकों में ना जाना पड़े। जी मैडम, उसके लिए एक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का बड़ा वो था, इन्होंने एक हमर लैब की स्थापना किया मैडम। जैसा हमारे अभी नगर निगम कमिश्नर साहब भी बोल रहे थे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे वो एक हमारे यहाँ
अब मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की लोड ना बढ़े तो उसके लिए हमने हमर लैब का स्थापना किया। मैडम हमर लैब यहाँ पे हमर क्लिनिक खोले हैं। हमर क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स, एक कंपाउंडर और एक वार्ड बॉय, ये 4 लोग रहेंगे। ये 10 बजे से 5 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे और लगभग सरगुजा जिला में प्रॉपर अपने सरगुजा शहर में 11 सेंक्शन है। उसमें अभी स्वास्थ्य मंत्री जी के हाथों से लगभग 6 क्लिनिक का उद्घाटन हो चुका है और 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो ज़िले में भीड़ होती थी मेडिकल कॉलेज में जाके लंबी लंबी लाइन लगाना, क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी बीमारियां, लगभग 70% बीमारियां, सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, ये छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हमारे हमर लैब में ही हो जाता है। तो इसके चलते ज़िले में लोड कम हुआ, मेडिकल कॉलेज में लोड कम हुआ। और इसके पे विस्तार में कह लें मैडम कि सोनोग्राफी इसके पहले एक जगह होता था, आज हमारे पास लगभग 4-5 जगहों में सोनोग्राफी हो रही है। FRU सेंटर है, वहाँ भी हम अपना सीतापुर और उदयपुर में हम सीजरियन सुविधा डिलीवरी के लिए वहाँ पे जो सीजर की सुविधाएं होती हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमर लैब तो शहर में हो गई, गांव में जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ पे 24/7 हम सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और जब स्वास्थ्य मंत्री के ज़िले की बात आती है तो मुझे लगता है ये ज़रूरी भी हो जाता है कि ये तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं अस्पतालों में आके हों। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू प्रेरणा। और अब हम सम्मानित करेंगे अपने इस खास पैनल को। मैं बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर। वे आएँ और सम्मानित करें हमारे इस खास पैनल को। और शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, कैसे अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियों के बीच काम कर रहा है सरगुजा जिला प्रशासन, जिसके साथ अलग अलग विंग है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मोर्चा संभाले हुए डॉक्टर RN गुप्ता जी ने बताया कि कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नवाचार हुए हैं, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की मान्यता एक बड़ी उपलब्धि रही है। पिछले कुछ सालों में हाट बाजार हो, मोबाइल मेडिकल यूनिट हो, अलग अलग कामों को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है ताकि हर घर इलाज पहुँचे। साथ ही खाद्यान्न व्यवस्था, क्योंकि राशन पहुँचाना छत्तीसगढ़ का मॉडल ही है, खाद्यान्न मॉडल, जिसे पहुँचाना सरकार की महती जिम्मेदारी है और इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं अधिकारी। साथ ही शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बिल्कुल गिर गया है क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर भी स्कूल आते हैं, जिसके लिए मॉनिटरिंग की भी अच्छी खासी व्यवस्था है।